नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने चल रहा था कि 10वीं कक्षा के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमने पहला प्रश्न डाला था जो संसद का था, और संसद से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बनता है अपने राष्ट्रपति का, जो संसद का क्या है, अंग है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनका गठन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आज। राष्ट्रपति के साथ में हम क्या पढ़ लेंगे, और उपराष्ट्रपति को भी साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो याद आसानी से रह जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। देखो, मूल संविधान के अनुच्छेद 52 के अंदर उल्लेख है, यानी अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि एक राष्ट्रपति पद का सृजन होगा, अनुच्छेद 52। और उपराष्ट्रपति 52 के अंदर 11 जोड़ते हैं तो आता है 63। अनुच्छेद 63 के अंदर जिक्र है कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ध्यान में आ गया। अब देखो, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हम तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। यानी सबसे पहले तो इनका चुनाव होगा कैसा और किस प्रकार से इनकी नियुक्ति होगी वो देखेंगे, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, बाकी अनुच्छेदों के बाद में आगे जिक्र करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, योग्यता, यानी कोई पद पर निर्वाचित होने से पहले उस व्यक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी जरूरी है। दूसरी बात है कि जैसे ही योग्यता आ गई सामने, उसके बाद में क्या होगा, चुनाव, यानी निर्वाचन किस प्रकार से होगा। चुनाव के बारे में देखेंगे। चुनाव होते ही तुरंत, यानी चुनाव होने के पश्चात क्या लेंगे, शपथ लेंगे, शपथ। और शपथ के पश्चात देखेंगे कितने समय के लिए रहेगा, कार्यकाल, कार्यकाल। कार्यकाल के समय वेतन कितना लेगा, वेतन। और वेतन के पश्चात मान लीजिए समय से पूर्व पहले जाना चाहता है तो अपना त्याग पत्र, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम क्रम से देखेंगे, क्रम से याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आती है योग्यता। आपको जब मैंने संसद पढ़ाया था तो उस समय आपको ध्यान में देना चाहिए था कि जब संसद पढ़ाई थी ना, तो संसद के मैंने अंग बताए थे, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु थी 25 वर्ष, इसमें थी 30 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए कितनी हो गई, 35 वर्ष। तीसरा अंग था संसद का, यानी राष्ट्रपति मेन चीज आयु देखना है इसमें, ये आयु कितनी होनी चाहिए, यानी राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। वही सेम ये उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब इसके अलावा और क्या योग्यता होनी चाहिए। देखो, ये जो उपराष्ट्रपति होता है, ये क्या होता है, राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। तो 35 वर्ष के साथ साथ में इसके अंदर वो सारी योग्यता होनी चाहिए जो एक राज्यसभा सदस्य के अंदर होती है। यानी राज्यसभा सदस्य की भी योग्यता, यानी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए तो योग्यता रखता ही है, इसके साथ में वो राज्यसभा सदस्य के लिए भी जो योग्यता होती है वो योग्यता रखना चाहिए। और ये होता है लोकसभा, इसमें वो योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा सदस्य के अंदर होती है। लोकसभा सदस्य के अंदर जो योग्यता होती है, लोकसभा सदस्य, चलो ये तो योग्यता सबके पास मिल जाती है कि राज्यसभा सदस्य के लिए जो योग्यता है वो है, लोकसभा के लिए वो है। मगर इस प्रणाली को थोड़ा संविधान निर्माताओं ने कठिन बनाया है, नहीं तो हर कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हूं। तो इसको कठिन बनाने के लिए क्या किया, देखो राष्ट्रपति पद के लिए क्या होना जरूरी है, 50 तो प्रस्तावक होना जरूरी है। यानी 50 सदस्य क्या होंगे, प्रस्तावक होंगे। प्रस्तावक कौन से होंगे, सांसद होंगे, लोकसभा सदस्य। 50 सांसद क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होंगे। और 50 ही क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। यानी 50 तो प्रस्तावक होंगे, 50 ही क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। इसके अलावा जमानत राशि होगी 15,000। 15,000 क्या होगी, जमानत राशि होगी। जमानत राशि हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, मगर फिर भी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी 1/6 बहुमत नहीं मिलता है तो ये राशि जब्त हो जाती है। यानी 1/6 मत नहीं मिलता है तो ये राशि जब्त हो जाती है, और उस समय अपने आप को, या फिर यूँ कह सकते हैं, व्यक्ति की बेइज्जती के समान होती है। तो
तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। इसमें भी वही बात है, इसमें कुछ कम हो जाएंगे, 20 तो प्रस्तावक होंगे और 20 ही क्या होंगे? अनुमोदक होंगे। और राशि उतनी है 15,000 राशि, 15,000 जमानत राशि। राशि में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। 15,000 इसमें भी राष्ट्रपति के लिए भी इतनी है और उसके लिए भी उतनी है। तो ये तो बात हुई योग्यता की, यानी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की जो योग्यता होती है वो राष्ट्रपति पद के लिए वो होनी चाहिए। इसके अलावा 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपये जमानत राशि होनी चाहिए। और इसी प्रकार बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति के लिए आयु तो वो सेम ही है। इसके अलावा उसको राज्यसभा सदस्य के रूप में जो योग्यता होती है वो सारी योग्यता होनी चाहिए। और 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होंगे और 15,000 रुपये जमानत राशि होगी। ये तो बात होगी किसकी? ये बात होगी अपने योग्यता की। योग्यता के तुरंत पश्चात में क्या आता है? योग्यता के तुरंत पश्चात आता है चुनाव। अब देखो इनका चुनाव कैसे करेंगे। देखो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें पहले तो देखेंगे कि भाग कौन कौन लेते हैं। जैसे पहले आपको पढ़ाया था, एक तो लोकसभा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, अब देखो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम देख चुके हैं। जिस प्रकार देश के अंदर संसद होती है उसी प्रकार राज्य के अंदर क्या होती है? विधानमंडल होती है। और विधानमंडल का एक सदन होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। इसमें विधान परिषद का कोई उल्लेख नहीं है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा सदस्य प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य, इनको भी सम्मिलित किया था संविधान संशोधन 70वें के अंतर्गत। इन दोनों को और सम्मिलित किया था। दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं किसके अंदर? राष्ट्रपति चुनाव के अंदर भाग लेते हैं। देखो ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के ध्यान में आ गया, राष्ट्रपति के अंदर चुनाव के अंदर भाग कौन कौन लेते हैं? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य। अब देखो इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये सदस्य भाग लेते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो मनोनीत सदस्य होते हैं क्या वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? अरे भाई, जब उनको नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो वो सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये होता है कि राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। अब तो ये हो गया चुनाव के लिए सदस्यों की बात हो गई कि ये भाग लेते हैं। अब देखो इनका चुनाव होता कैसे है। तो चुनाव का एक कठिन नाम है, थोड़ा बहुत 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नाम क्या है चुनाव का? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति, नाम ही कठिन है। देखो राजनीति विज्ञान के अंदर कोई टफ चीज आती है तो पहले 1 नंबर पर ये थी, यानी राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं समझने वाली चीज पहले 1 नंबर पर ये थी। अब ये 2 नंबर पर चली गई। 1 नंबर पे क्या आ गई है? 1 नंबर पे आ गई नहीं समझने वाली, आ गई है जीएसटी, और ये चली गई 2 नंबर पर। यानी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली बहुत कठिन होती है। देखो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए ये लागू नहीं होती। आपको केवल और केवल नाम याद रख लेना कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली से होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखो अपने राजस्थान से जो सदस्य भाग लेते हैं किसके लेंगे भाग? विधानसभा से भाग लेंगे, यानी विधानसभा सदस्य भाग लेंगे। और विधानसभा सदस्यों के भाग सभी राज्यों से लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए गांव के अंदर सरपंच का चुनाव होता है,
गांव में सरपंच का चुनाव होता है, देखा है, देखा ही होगा आपने, कुछ तो वोट डालते होंगे। सरपंच के चुनाव में मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी और डी, और कुल गांव की जनसंख्या है 1000, यानी मत है, वोट देने वालों की संख्या 1000 है। इसको मान लीजिए 400 वोट मिले, इसको 300 मिले, इसको 200 मिले और इसको 100 वोट मिले। विजय कौन हो गया? ए विजय हो गया, यही बात है, यानी ए विजय हो गया, यानी 400 लोगों की पसंद थी मगर 600 लोगों की ना पसंद होते हुए भी ये विजयी हो गया, यही बात आ रही है। मगर राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी गांव में सरपंच के चुनाव के लिए वोट देने जाते हैं, तो सरपंच के चुनाव में हम जब वोट देते हैं तो अपना वोट कितना जाएगा? अपना वोट एक ही जाएगा, मगर एक विधानसभा सदस्य का वोट जाएगा, उसका मूल्य कितना होगा? राजस्थान से 129 होगा। देखो कैसे होगा, ये सारा लफड़ा है जनगणना 1971 के अंतर्गत। देखो 129 कैसे आएगा? 1971 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या बट्टा क्या आ जाएगा? राज्य की विधानसभा सीटें इंटू क्या आ जाएगा? 1000 बराबर आएगा 129। ये होता है राजस्थान की विधानसभा सदस्य के एक वोट का मूल्य कितना होगा? 129 होगा जब वो राष्ट्रपति पद के लिए वोट देने जाएगा। ये तो है विधानसभा की बात करते हैं। अब मान लीजिए लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य कितना होगा? तो जिस प्रकार से राजस्थान से जुड़कर आए हैं, राजस्थान से एक वोट का मूल्य कितना है? 129 है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में विधानसभा सीटें अधिक है, जनसंख्या अधिक है, उसके अनुसार निकालते जाएंगे, उनका जो योग आएगा, यानी कुल योग आएगा, कुल योग विधानसभाओं से जो योग आएगा सभी राज्यों का, उसके बाद में सांसदों की संख्या यानी लोकसभा सदस्यों की संख्या यानी 545 है, इंटू क्या हो जाएगा? 1000, और उनके वोट का मूल्य कितना हो जाएगा? 708 हो जाएगा। यानी उनके वोट का मूल्य तो कितना होगा? लोकसभा सदस्यों के तो 708 होगा, और अपनी राजस्थान की विधानसभा सदस्य के एक वोट का मूल्य कितना होगा? 129 होगा। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। अब देखो इनका चुनाव होता कैसे। मैंने पहले बताया था, गांव के अंदर हम जाते हैं, सरपंच का चुनाव होता है तो हम वोट देने जाते हैं, तो अपना एक वोट देते हैं और एक ही वोट गिना जाता है। मगर राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं है। देखो राष्ट्रपति पद के लिए आओ, खड़े कितने हैं? मान लीजिए ए बी सी और डी, और यहाँ पर भी मैं वोट बता देता हूँ, 1000 वोट है मान लो, यानी 1000 वोट है, औसत मान रहे अभी। 1000 वोट में से मान लीजिए 500 इसको मिले, 200 इसको मिले, 150 इसको मिले, और पीछे कितने रह गए? 5 तो 7, 850 हो गए, और 150 इसको मान लीजिए 100 ही रखो, इसका कम कर देते हैं, 250 कर देते हैं, इसको 250 और इसको हो गए 400, 900 और इसको 100 वोट हो गए। ये इतने वोट मिल गए, ठीक है। अब देखो मान लीजिए हम वोट देने गए हैं और मैंने मेरा वोट दिया था, राष्ट्रपति पद के लिए दिया था, किसको डी को दिया था 1 नंबर पर वोट। यानी इसमें केवल और केवल चॉइस होती है कि मेरे हिसाब से 1 नंबर पर राष्ट्रपति कौन बनेगा? डी बनेगा। 2 नंबर पर मैंने बताया कि राष्ट्रपति कौन बनेगा? ये बनेगा। 3 नंबर पर मैंने बताया कि ये बनेगा, और 4 नंबर पर मैंने ये बताया कि ये बनेगा। अपना वोट चारों को लगेगा, मगर वोट मूल्य अलग अलग हो जाएगा। अब देखो मान लीजिए वोट होने के पश्चात इसको वोट मिले कितने? 500, इसको 250, इसको 150, इसको 100। आपके हिसाब से जीत कौन गया? ए जीत गया? नहीं जीता, नहीं जीता। कैसे नहीं जीता? देखो राष्ट्रपति चुनाव के लिए न्यूनतम कोटा अर्जित करना अनिवार्य होता है, और न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त किया जाता है? कुल मत बटा 2 इंटू कुल मत बटा 2 प्लस 1, यानी कुल मत कितने? 1000 बटा 2, 500 प्लस 1, यानी 501 वोट होंगे, तब जाकर के ये विजयी होगा, जब तक ये विजयी नहीं होगा। अब देखो क्या होता है, ऐसी स्थिति में पुनः गणना होती है, जिसको बोलते हैं द्विमत गणना। द्विमत गणना में क्या होता है? जब मैंने डी को वोट दिया था और उसको सबसे कम वोट मिले थे, ठीक है,
तो ये दोबारा द्विमत गणना में बाहर हो जाएगा। अब जो मेरा वोट है 1 नंबर पर, ये वोट खारिज नहीं होगा यहाँ से, ये वोट कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, यानी इसका मूल्य यहाँ जुड़ जाएगा। अब मेरे हिसाब से 1 नंबर पर कौन बनेगा, ए बनेगा। तब अपने आप यहाँ पर वोटों का प्रतिशत बढ़ जाएगा इस प्रकार करते करते, और उसको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाएगा और उसको बाद में विजयी होगा। द्विमत गणना भारत के अंदर एक बार हो चुकी है, राष्ट्रपति वी गिरी के समय। ठीक है, तो राष्ट्रपति की ये चुनाव प्रणाली है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगर आपको समझ में आई है तो रखना, नहीं तो फिर नाम याद रख लेना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, ये तो बात हो गई चुनाव प्रक्रिया की। किसके पद के लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम एक चीज आती है, उसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्यों की विधानसभा सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति को शपथ, यानी शपथ वही व्यक्ति दिलाएगा जो एक पद बड़ा होता है, और एक पद बड़ा कौन होता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन सबसे बड़ा होता है, और वही क्या करता है, इनको शपथ दिलाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति से बड़ा कौन है, राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति दिला देगा शपथ। ये लो जी शपथ। शपथ के पश्चात आता है कार्यकाल। कार्यकाल दोनों का सेम ही है, 5 वर्ष। 5 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। वेतन, सबसे अधिक वेतन इनका है 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख है राष्ट्रपति का वेतन, और इनका थोड़ा कम है 1,25,000, 1.25 लाख। उपराष्ट्रपति पद के नाम का वेतन शून्य होता है, ध्यान रखना, यानी उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है। ये वेतन किसका है, उपराष्ट्रपति का वेतन क्या होता है, शून्य होता है, वेतन नहीं होता है उपराष्ट्रपति का। ये वेतन है 1.25 लाख, किसका है, यह है राज्यसभा के सभापति का। ये राज्यसभा के सभापति का वेतन है, न कि उपराष्ट्रपति का वेतन है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वेतन के पश्चात आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र में कोई दिक्कत नहीं, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ये दे देगा उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति दे देगा राष्ट्रपति को। बताओ कहां दिक्कत आ रही है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के गठन में। इनका गठन तो आप आसानी से कर सकते हो, इनको क्रम से रखो, क्रम से याद रखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम थोड़े से देख लेते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको तुलनात्मक रूप से पढ़ो, आप एक बार अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति का जिक्र कहाँ कहाँ आता है, कितने कितने अनुच्छेद में आता है, कौन कौन से में क्या क्या बात रखी हुई है। देखो अनुच्छेद 52 से ही शुरू कर लेते हैं। 52 से शुरू करके कंटिन्यू रखो 62 तक, और उसके बाद में एक और देख लो 71 जो राष्ट्रपति से संबंधित है जितने भी। उसके बाद में राष्ट्रपति की आपातकालीन और सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अनुच्छेद अलग लगते हैं, वो अलग है। अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62, और एक अनुच्छेद और देखना अपने को 71। इन अनुच्छेदों के अंदर राष्ट्रपति का पूरा निर्वाचन आया हुआ है, पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण मिल जाएगा आपको। अनुच्छेद इतने से बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो अनुच्छेद 52 के अंदर क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन है, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति पद का सृजन है। ठीक है, अनुच्छेद 52 और 53 दोनों ही मिलते जुलते ही हैं। 53 के अंदर ये बताया हुआ है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का प्रमुख संवैधानिक प्रधान कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो कार्यपालिका प्रधान, कार्यपालिका प्रधान। अब देखो जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको पहले देखो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा, एक तो 61। 61 के अंदर क्या प्रावधान है, महाभियोग। मान लीजिए राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है,
संविधान की पालना नहीं करता है तो इसके ऊपर महाभियोग लगता है। महाभियोग कहाँ लाया जाता है? महाभियोग संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पर शर्त है कि इसके ऊपर महाभियोग लगने से पहले, चाहे लोकसभा में लाते हैं चाहे राज्यसभा में लाते हैं, तो 1/4 सदस्यों द्वारा, यानी 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होकर के 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास में सूचना जाएगी कि हम आपके विरुद्ध सिद्ध कदाचार ला रहे हैं, आपको अपना कोई बचाव करना है, बचाव पक्ष तैयार करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। यानी ये दोनों में से किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है। अब क्या होता है, ये प्रस्ताव लाने के 14 दिन बाद में, जैसे लोकसभा में लाए हैं तो लोकसभा में लाने के बाद में लोकसभा के 2/3 यानी 2/3 सदस्यों द्वारा उसको अनुमोदित कर दिया जाता है और उसके बाद में कहाँ भेजा जाता है? अगर लोकसभा में लाए हैं तो राज्यसभा में भेजेंगे, राज्यसभा में लाए हैं तो लोकसभा में भेजेंगे, उसके बाद में दूसरे सदन में भेजेंगे, राज्यसभा में, और वहां पर भी कितने 2/3 सदस्यों के बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति क्या होगा? अपने पद से मुक्त हो जाएगा। देखो, जैसे मान लीजिए 1/14 सदस्य क्या हो गए, पहले प्रस्ताव लाए 14 दिन पहले, उसके बाद 2/3 सदस्यों ने लोकसभा में पारित कर दिया, फिर 2/3 सदस्यों ने राज्यसभा में पारित कर दिया। अब ये जो प्रस्ताव है क्या ये राष्ट्रपति के लिए साइन होने के लिए जाएगा? जब राष्ट्रपति को अपने पद से हटा रहे हैं, यानी संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यान रखा है कि जब राष्ट्रपति को हटा रहे हैं, महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर ला रहे हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो राष्ट्रपति, जब ऐसा प्रस्ताव होता कि मान लीजिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है, तो राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए फिर राष्ट्रपति साइन क्यों करेगा? नहीं करेगा। तो लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, दोनों में पारित होते ही अपने आप वो प्रस्ताव पारित माना जाता है, ठीक है ना। तो महाभियोग अनुच्छेद कितने में? 61 में। और कौन कौन से देखो, अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति का क्या आएगा? निर्वाचन आएगा। इसमें चुनाव के लिए योग्यता इत्यादि है, इसमें निर्वाचन की पद्धति है, चुनाव प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली जो भी है आपके 54 और 55 के अंदर उल्लेख किसका मिलता है? निर्वाचन का मिलता है। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कितने समय के लिए राष्ट्रपति रहेगा, कार्यकाल हो जाएगा। महाभियोग जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था, महाभियोग लाने के पश्चात, जैसे मान लीजिए महाभियोग लाए चलते टाइम में 5 वर्ष समय हुआ नहीं, कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, और कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति को क्या कर दिया? पद से मुक्त कर दिया, यानी पद मुक्त। अब पद क्या हो जाएगा? पद रिक्त हो जाएगा। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कार्यवाह राष्ट्रपति कौन बनेगा? उपराष्ट्रपति बनेगा। जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन देखेगा काम? उपराष्ट्रपति देखेगा। और उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यानी जब दोनों ही नहीं है और दोनों ही नहीं होने की स्थिति में काम कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश देखेगा। ऐसा एक बार हो चुका है 1971 में। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति वही पहले मैंने आपको बताया था, उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे, जिनकी टाइम राष्ट्रपति चुनाव के समय द्विमत मतगणना हुई थी, वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जाकिर हुसैन की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब उपराष्ट्रपति किसको? उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी थे। इनको बनाया था राष्ट्रपति, मगर इन्होंने क्या कर दिया? समय से पहले त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के पश्चात क्या हो गया? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों पद खाली हो गए। तब काम किसने देखा था? उस समय राष्ट्रपति का काम देखा था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला। इसने अपना काम देखा था राष्ट्रपति का। और उसके बाद में दोबारा चुनाव हुआ था वीवी गिरी के समय, और वीवी गिरी के समय जब चुनाव हुआ था द्विमत मतगणना इसी के समय हुई थी, ठीक है ना। तो महाभियोग लाने के पश्चात जब पद रिक्त हो जाता है, रिक्त पदों के ऊपर कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं ऊपर देखो, ये मैंने आपको बताया। अब देखो कितने अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद हो गए 56 तक कंप्लीट हो गए। 52 में राष्ट्रपति पद, 53 में कार्यपालिका का प्रधान, 54, 55 में चुनाव प्रणाली, 56 के अंदर कार्यकाल, और 57 के अंदर क्या आ जाएगा? 57 के अंदर फिर आ जाएगा पुनः निर्वाचन।
पुनर्निर्वाचन में क्या है, जैसे मान लीजिए अमेरिका के अंदर है तो क्या है कि राष्ट्रपति के लिए 2 बार चुनाव लड़ सकता है, मगर भारत के अंदर जितनी बार इच्छा होती है उतनी बार लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अनुच्छेद 58 के अंदर राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, जो मैंने आपको पहले बताई थी, योग्यता के लिए यानी 50 तो क्या होना चाहिए, प्रस्ताव होना चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, 15,000 रुपये जमानत राशि, वो योग्यता सारी होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ठीक है ना। 58 तक कंप्लीट हो गई। 59वां कौन सा है, 59वां है शर्तें, यानी कुछ गोपनीयता की शर्तें होती है जो राष्ट्रपति को रखनी होती है, अनुच्छेद 59 के अंतर्गत। 60 के अंतर्गत क्या आता है, 60 के अंतर्गत क्या आएगा, फिर 60 में आएगा शपथ। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 61 हो ही गया महाभियोग। और 62 क्या होगा, 62 हो जाएगा पद रिक्त, यानी महाभियोग के तुरंत पश्चात क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा। पद रिक्त के अंदर काम कौन देखेगा, राष्ट्रपति का, जिसके बारे में अभी आपको बताया था, वो हो जाएगा 62। अनुच्छेद क्या हो गए 62। अनुच्छेद 71 बचता है एक लास्ट में, ठीक है ना। अनुच्छेद 71 में क्या बताया है, अनुच्छेद 71 बताया है कि राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी वाद विवाद होंगे, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जितने भी आरोप इत्यादि लगेंगे, उसका निर्णय करने का अधिकार किसको है, वो सिर्फ और सिर्फ किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ये संगठन आपके पूरा होता है, यानी गठन आपके पूरा होता है, गठन में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा मान लीजिए आगे राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं, कुछ सामान्य काल की शक्तियां हैं, कुछ आपातकाल की शक्तियां हैं, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये गठन तक पूरा करो भी।